नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। हाई अलर्ट में आज हम बात करेंगे उस अपराध की जो प्रदेश के व्यापारियों के लिए सबक है। अगर आप यूपी में रहते हैं, अपने इलाके के बड़े कारोबारी हैं, तो अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद ले लीजिए, क्योंकि ना जाने कब आप बदमाशों के शिकार हो जाएं। ये हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि प्रदेश की उस हकीकत से रूबरू करा रहे हैं जिनकी तस्वीरें अब आप देखने वाले हैं। अगर ये तस्वीरें आपको एक बार देखने से नहीं समझ आई हो तो एक बार फिर से इस फुटेज को गौर से देखें, क्योंकि ये तस्वीरें आपको आपकी सुरक्षा का एहसास करा देंगी। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। ये तस्वीरें गवाह है यूपी में बेखौफ हो रहे उन बदमाशों की जिन्हें यूपी पुलिस के एनकाउंटर से भी अब डर नहीं लगता। नहीं परवाह है इन बदमाशों को खाकी के खौफ की, क्योंकि जिस अंदाज में बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है वो वाकई में पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान है। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को अगर ध्यान से देखेंगे तो लूट की ये वारदात किसी फिल्मी सीन की तरह नजर आ रही है, जिसमें अचानक हथियारबंद बदमाश पहुंचते हैं और चंद मिनटों में वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। एक बदमाश हेलमेट पहनकर हाथों में तमंचा लिए दाखिल होता है, दूसरा बदमाश हाथों में चाकू लिए गेट के पास खड़ा है। फिर अचानक से तीसरा और चौथा बदमाश भी दिखाई देता है। दो लुटेरे सोने चांदी की ज्वेलरी लूटने में मशगूल हो जाते हैं। हथियार बंद बदमाशों को लेकर लोग सहम कर किनारे हो गए। लूटी हुई ज्वेलरी को लेकर पहला बदमाश बाहर निकलता है, दूसरा बदमाश हाथों में तमंचा लिए सबको धमका रहा होता है। खौफ की ये तस्वीरें किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि जौनपुर में सरेआम अंजाम दी गई उस वारदात का हिस्सा है जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। सर्राफा व्यापारी अभी तक सदमे में है कि कैसे उनकी आंखों के सामने चंद पलों में लाखों के जेवर लूट लिए गए। जौनपुर के सर्राफा व्यापारी अमन सेठ की फवारा बाजार में ज्वेलरी शॉप है। वहां वो दोपहर के वक्त ग्राहकों के साथ दुकानदारी कर रहे थे। जिस वक्त बदमाशों ने दुकान पर धावा बोला, उस वक्त दुकान पर कई महिलाएं और युवक भी बैठे हुए थे। इसी दौरान असलहाधारी बदमाश दुकान में एक एक कर दाखिल होते हैं और चंद पलों में लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। पीड़ित के मुताबिक बदमाश करीब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट ले गए। फरार होने से पहले इलाके में दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने फायरिंग भी की। बदमाशों के जाने के बाद पीड़ित ने पुलिस को वारदात की जानकारी दी। सरेआम लूट की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस फोर्स सहित कई अधिकारी पहुंचे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने दुकान में लगी सीसीटीवी फुटेज को भी देखा और उसी के आधार पर बदमाशों को पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई। बताया जा रहा है कि बदमाश लूट के बाद मुंगरा बादशाहपुर की तरफ भागे हैं। वारदात को हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। सरेआम अंजाम दी गई ये वारदात जिला पुलिस के लिए एक चुनौती है, क्योंकि इससे न केवल बदमाशों के हौसले बुलंद होंगे, बल्कि लोगों का इकबाल भी पुलिस पर कम होगा। जौनपुर से अब्बास की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दोस्ती भरोसे का दूसरा नाम है, और जब ये भरोसा दरकता है तो वारदात की शक्ल में सामने आता है। लेकिन इस बार नौबत दोस्त के भरोसे के लिए लाई डिटेक्टिव टेस्ट तक जा पहुंची। मतलब वारदात को इतनी संजीदगी और शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था कि पुलिस अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी सुराग तक नहीं पहुंच पा रही थी। आखिर क्या थी इतनी बड़ी साजिश के पीछे वजह? इस रिपोर्ट में देखिए। तफ्तीश की ये तस्वीरें कत्ल के सबूत जुटाने की हैं। जिस टैंक को पानी भरने के लिए बनाया गया था, उस टैंक को किसी की कब्रगाह बना दिया गया। लेकिन कत्ल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कातिलों के शातिर तरीकों ने पुलिस को भी परेशान कर दिया है। ये तस्वीरें धर्मेंद्र चौधरी की हैं। बुलंदशहर के रहने वाले धर्मेंद्र पेशे से वकील हैं। धर्मेंद्र का नाम बीते 25 जुलाई को उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब इनके घर वालों ने रात को धर्मेंद्र की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। देखिए, दिनांक 25 जुलाई की रात को लगभग 11 बजे के आसपास इस थाने पर
एक वकील साहब जिनका नाम धर्मेंद्र चौधरी था, जो प्रॉपर्टी का काम करते थे, उनके गायब होने के संबंध में उनके परिवारीजनों के द्वारा थाने पे सूचना दी गई। लगातार तत्समय से ही हमारी पूरी पुलिस उनके परिवार के साथ और गांव वालों के साथ अनवरत उनकी तलाश में लगी रही। पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन चला ही रही थी कि पुलिस को अगले दिन शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर उनकी मोटरसाइकिल एक गांव में मिली। जब पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की तो उसकी लास्ट लोकेशन भी उसी गांव में मिली, लेकिन किसी पर संदेह न होने के कारण पुलिस के लिए मामला चुनौती बनता जा रहा था, जिसे सुलझाने के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया, जिसके सामने पूरा केस किसी पहेली की तरह था। सुबह 6 बजे के आसपास उनकी मोटरसाइकिल यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर गांव में मिली, सड़क के किनारे गड्ढे में पड़ी हुई मिली। और फिर हम लोगों ने जब उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो उनका मोबाइल भी उसी इलाके में रात में 8:52 पर बंद हुआ पाया गया। तो लोगों को आशंका कई तरह की थी। परिवार के लोग भी किसी पर शक नहीं जाहिर कर पा रहे थे, क्योंकि उस व्यक्ति का किसी के साथ कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं था। और हम लोगों ने इस संबंध में 1 दर्जन से अधिक टीमें गठित की। सर्विलांस की अलग अलग 3 टीमें बनाई गई। यशोजी की टीमों को 3 भागों में बांटा गया। कई संभावित राज्यों में टीमें भेजी गई, जहां पे एक आशंका थी दिमाग में कि वो स्वतः जा सकते हैं। पुलिस हर दिशा में अपने हाथ पांव मार रही थी, लेकिन धर्मेंद्र के बारे में कहीं कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। पुलिस के पास बस एक ही जानकारी थी, वो आखिरी बार घर से अपने जिगरी दोस्त विक्की के पास जाने की बात कहकर निकले थे। ऐसा 25 तारीख की रात को गायब हुआ है 8:30 बजे। 8:30 के 7:15 बजे मेरे पास दुकान पे आया है। इसके पास मुझसे कह के आया है, मेरे पास वहाँ से आए प्लांट में, विक्की भाई का जा रहा हूँ दावत खाने, सब्जी बनी आलू पनीर की। वहाँ से पहले इनको यहाँ मतलब क्या मारा क्या नहीं मारा उनका पहले अपहरण करा गया। तफ्तीश में पुलिस के साथ चल रहा था कातिल। पुलिस की हर चाल पर थी कातिल की नजर, हर कदम पर गुमराह कर रहा था कातिल। दोस्त के भरोसे का लाइट डिटेक्टर टेस्ट। धर्मेंद्र और विक्की की दोस्ती इतनी पक्की थी कि किसी को उस पर शक नहीं था। दोनों अक्सर पार्टी करते और उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। लेकिन पहला शक तब हुआ जब विक्की के साथ करीब 70 से 80 लाख रुपए के लेन देन का जिक्र था। दूसरी ओर हमारा क्रिमिनल एंगल पे प्रयास था। तमाम सर्विलांस और तरीकों से जांच करने के बावजूद कहीं से भी कोई क्रिमिनल लिंक इस प्रकरण में मिल नहीं पा रहा था। डायरी मिलने के बाद परिजन विक्की से बिना शक जाहिर किए धर्मेंद्र के बारे में जानकारी करते रहे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी लगातार विक्की और धर्मेंद्र के बीच टेक्निकल रूप से कड़ी तलाशती रही, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, जिसके बाद पुलिस ने विक्की का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की सोची। वास्तव में जानकारी ये थी कि ये 8:06 पे 25 तारीख की रात को 8:06 पे अपने अभिन्न मित्र विवेक उर्फ विक्की के यहाँ खाना खाने के लिए गए थे। अक्सर ये लोग वहाँ पे पार्टी करते थे और वहाँ खाना खाने के उद्देश्य से गए थे। विक्की जो लगातार इन्हीं लोगों के साथ तलाश में पुलिस के साथ साथ चल रहा था, उसका ये कहना था कि वो जैसे ही पहुँचे हैं थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आया है और हलो हलो कहते हुए बाहर निकले और बोले 5 मिनट में आ रहा। आखिर में पुलिस ने विक्की के मार्बल दुकान से ही अपनी तफ्तीश एक बार फिर शुरू की। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस उस जगह पर पहुंची जहां न केवल सुराग था बल्कि धर्मेंद्र के अचानक गायब होने की पूरी कहानी दफन थी। मेरे भाई की मुझसे इसने पूछी कोई डायरी फारी मिली है? मतलब हाँ भाई डायरी मिली है। जब इसने मिल गई, मेरे झूठे पान ना मिली, डायरी फारी कुछ नहीं मिली है, तो ये अपना वहाँ से मैं चोर ले गए डायरी को। मैंने डायरी देखी अपनी, मुझे डायरी मैंने 1 बजे हिसाब जोड़ा, इस पर हिसाब बेटा 81 लाख रुपए का। अच्छा, भाई से 81 लाख रुपए ले रखे थे? भाई से 81 लाख रुपए। मेरे पूरे शहर में थे, सबका 24 घंटे तक का परीक्षण किया गया। इनकी मोटरसाइकिल किसी भी कैमरे में जाती हुई नहीं दिखाई पड़ी और IDPR, SLID तमाम तरीकों से लगातार अन्वेषण करने के बाद हम लोगों ने पाया कि विक्की की लोकेशन दुकान से उसके घर तक थी। जो टाइमिंग उसके द्वारा बताई जा रही थी बिल्कुल सही थी और इनका भी लोकेशन जिस रास्ते से यहाँ से 6 किलोमीटर दूर जहाँ मोटरसाइकिल मिली थी जाना बताया जा रहा था, वो भी जिस लोगों ने विक्की का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का निर्णय लिया
दिल्ली की ट्रुथ लैब में उनको भेज करके वो तैयार भी हो गए, भेजा गया। और वहाँ भेजने के बाद वो पलट गए और उन्होंने अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने में अपनी अस्वीकृति व्यक्त। दरअसल विक्की ने अपने सबसे जिगरी दोस्त का कत्ल कर उसकी लाश को जला दिया। उसके बाद लाश को छिपाने के लिए भी उसने बेहद शातिर तरीका अपनाया। उसने मार्बल गोदाम में बने एक गड्ढे में ही लाश को दफन कर दिया और उस गड्ढे को सीमेंट से बंद करने के बाद उसके ऊपर से मार्बल लगवाकर ढक दिया, जिसे देखने से कोई नहीं समझ सकता था कि इसके अंदर इतनी बड़ी वारदात का सुराग छिपा हो सकता है। और फिर आज रात में हमने एक सर्च अभियान उनके उस गोदाम का, जहां खाना बना था, जहां खाना खाने के लिए गए थे, किया गया। लगातार 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद उसी गोदाम के अंदर एक गड्ढा था जो सीमेंटेड था। उस गड्ढे के अंदर से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। उस गड्ढे को खुदवाया गया, उसमें टाइल्स पड़ी हुई थी। टाइल्स जैसे जैसे हटती गई, दुर्गंध बढ़ती गई। विश्वास हो गया कि यहाँ पे शव है। वीडियोग्राफी कराते हुए फील्ड यूनिट की मदद से शव को वहाँ से निकाला गया। धर्मेंद्र सिंह की हत्या और पुलिस की अथक मेहनत के बाद पुलिस को मिली कामयाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन वो कानून के फंदे से ज्यादा दिनों तक बच नहीं सकता। अपने ही टाइल्स गोदाम के 8 फुट गहरे टैंक में डालकर उसमें आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने सबका पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अनुभव शर्मा, एबीपी गंगा, बुलंदशहर। हर कोई चाहता है कि उसके पास बेशुमार दौलत हो, जिसके दम पर वो हर शान और शौकत कर सके। लेकिन जब इस दौलत से साजिशों की बू आने लगती है तो फिर उस शख्स पर कानून का शिकंजा कसना लाजमी है। ऐसा ही एक मामला उस वक्त पुलिस के सामने आया जब उसे चेकिंग के दौरान एक शख्स के पास से भारत सहित कई देशों की करेंसी मिली। पुलिस की टेबल पर सजी इन करेंसी को देखकर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि इतनी बड़ी संख्या में ये करेंसी पुलिसिया कार्रवाई में पकड़ी गई। लेकिन आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस टेबल पर 14 देशों की करेंसी रखी है। पुलिस के हाथ लगी 14 देशों की करेंसी। विदेशी मुद्रा के साथ पकड़ा गया एक युवक। सऊदी, कुवैत, ओमान सहित कई देशों की करेंसी। क्या हवाला कारोबार से जुड़े हैं तार या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है ये करेंसी? पीएम के अयोध्या में 5 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर पूरे प्रदेश में सतर्कता बरती जा रही है। इसी क्रम में चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर भी चेकिंग चलाई जा रही थी। इस दौरान जीआरपी ने स्टेशन पर खड़े युवक से जब पूछताछ शुरू की और उसके बैग की तलाशी ली तो सभी के होश फाख्ता हो गए, जिसके बाद शक होने पर पुलिस उसे थाने ले गई, जहां तलाशी के दौरान उसके बैग से बड़ी संख्या में देशी और विदेशी करेंसी मिली। जो 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है अयोध्या में, इसको लेकर के संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कराई जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान लगभग 11:30 बजे ये प्रियंजन श्रीवास्तव, जो भटनी जनपद देवरिया का रहने वाला है, इसको रोका गया। इसकी तलाशी ली गई तो इसके पास कुछ विदेशी मुद्रा और भारत की मुद्रा दोनों पाई गई। और इसका जो विदेशी मुद्रा है उसकी भारतीय जो मुद्रा में कीमत है 41,84,000 रुपया है और जो भारतीय करेंसी है वो 48,50,000 रुपया। इस प्रकार कुल जो है 90,34,724 रुपये की बरामदगी इससे हुई है। कस्टम विभाग और अन्य इकाइयों द्वारा इससे पूछताछ की जा रही है। इतनी बड़ी संख्या में विदेशी करेंसी के साथ भारतीय करेंसी की किसी को भनक तक नहीं लगती। अगर ये करेंसी लेकर जा रहे युवक की ट्रेन न छूट जाती। ट्रेन छूटने के बाद वो दूसरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान आरपीएफ और जीआरपी पुलिस की उस पर नजर पड़ी। पुलिस को पहली नजर में ही मामले में कुछ संदिग्ध लगा तो पुलिस ने युवक की बैग चेक की, जिसमें करीब 1 करोड़ रुपए की करेंसी बरामद हुई है। ये चेक यहाँ से गोरखपुर से कलकत्ता ले जा रहा था और ये ट्रेन इसकी छूट गई थी, जिसके चलते ये स्टेशन पर मिला संदिग्ध अवस्था में और इसको
वो रोका गया और उससे तलाशी ली गई तो इसके पास से मुद्रा बरामद हुई। जो फॉरेन करेंसी मिली है वो किन किन देशों की है? इसमें 13-14 देशों की हैं, जिसमें कुवैत है, ओमान है, सऊदीया है, अमेरिकी डॉलर भी है। इस तरह की 12-13 देशों की है। आगे क्या कार्रवाई हो रही है? आगे कार्रवाई जो नियमानुसार कार्रवाई जो की जा रही है। सर ये नेपाल गोरखपुर से आया तो क्या नेपाल से कनेक्शन हो सकता है? जो विदेशी करेंसी है उसका अब ये इसकी गहनता से जांच की जा रही है। और इतने बड़े पुलिस के मुताबिक आरोपी इतनी बड़ी संख्या में देशी और विदेशी मुद्रा कोलकाता लेकर जा रहा था। करेंसी के साथ ट्रैवलिंग को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मसलन क्या ये मसला किसी बड़े हवाला कारोबार की तरफ इशारा कर रहा है या फिर ये विदेशी मुद्रा किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है जो सुरक्षा एजेंसियों की नज़र बचाकर ठिकाने लगाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने मामले की जानकारी जांच और सुरक्षा एजेंसियों को भी दे दी, जिससे इतनी बड़ी संख्या में देशी और विदेशी मुद्रा की हकीकत का पता लगाया जा सके। चंदौली से शशांक, एबीपी गंगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। इस प्राइम डे सब तैयार है? Amazon Prime Day. Blockbuster entertainment. Brand new launches. Discover joy on 6th and 7th August. Join Prime. LPU's infrastructure is one of the largest in the country, from huge academic blocks to industry-sponsored labs, dedicated research blocks to a 6-storied library, India's largest auditorium. Everything is right in the campus. Think big. Lovely Professional University. बदबू का खौफ? कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ। वीको वज्रदंती अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। देश की जनता के उत्तम स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा समय से लिए गए निर्णयों के फलस्वरूप देश सुरक्षित स्थिति में है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार से विशेष अनुरोध कर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन कराया और अन्य राज्यों से श्रमिकों की निशुल्क घर तक सुरक्षित वापसी कराई। संक्रमित या लक्षण वाले श्रमिकों को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेष श्रमिकों को राशन किट के साथ परिवहन निगम एवं प्राइवेट बसों द्वारा उनके गृह जनपदों में निगरानी समितियों की देखरेख में भेजा गया, जहां उनका दोबारा मेडिकल परीक्षण कराया गया। क्वारंटीन सेंटर में श्रमिकों एवं कामगारों की स्किल मैपिंग कर डेटाबेस तैयार किया गया। छूटे हुए श्रमिकों की स्किल मैपिंग कराई जा रही है। जिन श्रमिकों के पास होम क्वारंटीन की व्यवस्था नहीं थी, उन्हें क्वारंटीन सेंटरों में रखा गया, जहां खाने पीने और चिकित्सा की समुचित व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरित किया गया। जिन श्रमिकों के पास अन्य राज्यों के राशन कार्ड थे या जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें भी 2 बार निशुल्क खाद्यान्न दिया गया। पूरे प्रदेश में कम्युनिटी किचन के माध्यम से भी फूड पैकेट्स वितरित किए गए। इतना ही नहीं, अन्य जरूरतमंदों को भी भरण पोषण भत्ता दिया गया। आत्मनिर्भर भारत के लिए उत्तर प्रदेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एबीपी न्यूज अब डिश टीवी पर चैनल नंबर 650 पर उपलब्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब आपको दिखाते हैं गुनाहों की दुनिया के कुछ और काले कारनामे। देखिए क्राइम डायरी।
कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में अकेले रहने वाले बुजुर्ग की बदमाशों ने गला रेतकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी होते ही गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की, वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल से साक्ष्य एकत्रित किए। बताया जा रहा है कि महादेव घर पर अकेले सो रहे थे। देर रात दरवाजा खोलकर भीतर घुसे बदमाशों ने उनकी गला रेतकर हत्या कर दी और भाग निकले। पुलिस को मृतक के पास से 20,000 रुपए भी मिले हैं। बिजनौर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ दबंग एक ऑफिस में घुसकर लाठी डंडों और घूसों से एक शख्स को पीटते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर पीड़ित का दबंगों से विवाद हो गया था, जिसके बाद दबंग अपने साथियों के साथ पहुंचा और पीड़ित की जमकर पिटाई कर दी। पूरी वारदात ऑफिस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कीरतपुर थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मिर्जापुर पुलिस ने चुनार अस्थायी जेल से खिड़की तोड़कर 30 जुलाई को भागे कैदी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। सुबह पुलिस और फरार कैदी सतीश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सतीश के दोनों पैरों पर गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोटरसाइकिल से अपने गृह जनपद रीवा भागने की फिराक में था। इस दौरान पुलिस को मुखबिर ने जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने जब घेराबंदी की तो सतीश ने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अम्बेडकर नगर में ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने हत्या जैसे गंभीर मामले में लीपापोती कर आरोपियों को बचाने की कोशिश की है। मामला बेवाना थाना क्षेत्र के सिवरा गांव का है, जहां एक सप्ताह पूर्व बुजुर्ग पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया गया था, जिसे इलाज के लिए लखनऊ भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसी तरह मामला शांत कराया। रायबरेली में बाइक सवार बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। लालगंज कोतवाली इलाके में बाइक से किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में जा रहे दो बदमाशों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक बदमाश भागने में कामयाब रहा, जबकि दूसरे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में कलयुगी बेटे ने अपने पिता का बेरहमी से कत्ल कर दिया। नशे के लिए रुपए न देने पर गुस्साए बेटे ने बुजुर्ग बाप पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग पिता गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामला सीसामऊ थाना क्षेत्र के गांधीनगर इलाके का है। आरोपी वारदात के बाद से फरार है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक इससे पहले भी वो अपने पिता पर हमला करते रहा है। मुजफ्फरनगर में थाना मीरापुर पुलिस ने अपनी ही नाकामी का ढिंडोरा पीटकर उसे कामयाबी में बदलने का दावा किया है। दरअसल पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में चल रही एक असला फैक्ट्री का खुलासा किया है, जिसे थाने का ही एक टॉप 10 अपराधी काफी वक्त से संचालित कर रहा था। बावजूद इसके पुलिस को भनक नहीं थी। मुखबिर की जानकारी के बाद पुलिस ने अपनी इस लापरवाही को छिपाने के लिए इसे गुड वर्क में बदल दिया। आरोपी के पास से पुलिस ने काफी संख्या में बने और अधबने तमंचे बरामद किए हैं। सहारनपुर में 4 दिन पहले हुई बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। थाना नागल में खेत में 4 दिन पहले एक बुजुर्ग की लाश मिली थी, जिसकी लाठी डंडों और धारदार हथियार से हत्या की गई थी। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और मृतक के बीच पैसों का लेन देन था, जिसको लेकर मृतक अक्सर आरोपी को परेशान करता रहता था। वारदात वाले दिन भी मृतक उसके पास आया था। इसी दौरान आरोपी ने पहले उसे पत्थर से कुचला और फिर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। पीलीभीत पुलिस ने बीती 28 जुलाई को लोहा व्यापारी के साथ हुई करोड़ों की लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की रकम बरामद की है। जानकारी के मुताबिक लोहा व्यापारी का ड्राइवर उनका 1 करोड़ 8 लाख रुपए का कैश लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर में सोशल मीडिया पर फिल्मी गाने के साथ अवैध हथियारों के प्रदर्शन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक हाथ में अवैध हथियार लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इस वीडियो के बीच में कई आधुनिक राइफलों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो में कई तरह के पिस्टल, तमंचे, बंदूक और कारतूस भी दिखाई दे रहे हैं। इस मामले का एसपी देहात ने संज्ञान ले लिया है और वायरल वीडियो की जांच के आदेश दे दिए हैं।